चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब। आज की क्लास है हमारी ओबीजी बेस्ड क्लास, जिसमें आपको बेसिक गायनिक से लेके आपको जो पार्चुरेशन तक का ड्यूरेशन होता है उस टाइम तक की क्लास में आपको क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस हैं जो मिस ना हो पाएँ। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, मोस्ट ऑफ दी ओबीजी के क्वेश्चंस हैं और मे भी कुछ क्वेश्चन आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, आइडियली दिस केयर शुड बिगन सून आफ्टर कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। यहाँ पे केयर पूछी गई है जो कंसीव करने के तुरंत बाद से स्टार्ट होती है और पूरी प्रेगनेंसी भर आपको करनी है। वो कौन सी केयर है? एंटीनेटल केयर, प्री कॉन्सेप्शनल केयर, इंट्रानेटल केयर या फिर पोस्ट नेटल केयर। कौन सी केयर होगी? कंसेप्शन से लेके आपको ड्यूरिंग फुली प्रेगनेंसी तक क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो जो लास्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे, पोस्ट मतलब आफ्टर, नेटल मतलब डिलीवरी के बाद, जो पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर द डिलीवरी वाली केयर हो गई यहाँ पे आपकी। इंट्रानेटल केयर मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान जो केयर करेंगे आपकी वो हो गई। प्री कॉन्सेप्शनल केयर मतलब कंसीव नहीं किया है और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस दौरान जो केयर की जाएगी वो होगी। एंटीनेटल का मतलब होता है कंसीव करने के तुरंत बाद से लेके, क्या है? कंसीव करने के तुरंत बाद से लेके जो केयर यहाँ पे की जाएगी वो कहलाएगी आपकी एंटीनेटल केयर। कौन सी केयर होगी? एंटीनेटल केयर होगी। और अकॉर्डिंग टू WHO के एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत होती है। पूछा जाता है, एक तो होता है फर्स्ट विजिट, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो आपकी या आपको लगता है प्रेग्नेंट है तब। दूसरी विजिट होती है 4 से 6 महीने में, मतलब 26 वीक की प्रेगनेंसी में। तीसरी विजिट होती है 8th मंथ में, मतलब यहाँ पे 32 वीक्स में। और जो 4th विजिट होती है 9 मंथ मतलब 36 to 40 वीक्स में। ये WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 विजिट तो ज़रूरी होती ही होती हैं। और यहाँ पर चेक क्या क्या किया जाता है? यदि एंटीनेटल केयर विजिट की हम बात करें, बीपी चेक किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, आपका प्रोटीन टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, सिफिलिस, सीवियर एनीमिया, कुछ और कंडीशन तो नहीं है, हाइट वेट तो आपके हमेशा चेक ही किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल कॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर। हार्मोनल कॉज क्या हो सकता है लेबर के लिए? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, अल्टर्ड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब यहाँ पे इन 3 में से बताना है कि क्या है, फर्स्ट सेकंड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। हार्मोनल कॉज क्या हो सकता है ऑनसेट लेबर पेन के लिए? तो होगा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो है उन दोनों का क्या होना? अल्टर्ड होना। ये दोनों रीज़न हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों रीज़न कौन से ऑप्शन में कहे हैं? तो ये आपके कहे गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में, मतलब फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज। फीमेल जेनाइटेलिया में क्या होगा? थिक कलर का वाइट है जो म्यूकस डिस्चार्ज होगा वो क्या है? लेबिया, एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा। क्या कहलाए गए? फीमेल जेनाइटेलिया से जो वाइट कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होगा थिक होगा। क्या होगा? थिक होगा। तो यहाँ पर फीमेल जेनाइटेलिया की बात की जा रही है। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो, एक होता है ल्यूकोरिया, क्या होता है? एक होता है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का मतलब होगा कि जो वाइट कलर का पानी जैसे आएगा वेजाइना के थ्रू, तो वो कहलाता है ल्यूकोरिया। वो हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर का थिक म्यूकस डिस्चार्ज पूछा है, चीज़ी रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा स्मैग्मा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्मैग्मा। लेकिन जब ये क्या है? लेकिन जब या तो ये वाइट हो सकता है, जब या किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्या हो? प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी STD रिलेट करते हुए डिसीज़ हो, तब इसका कलर है जो चेंज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेबेसियस ग्लैंड है, क्या है? सेबेसियस ग्लैंड है, उससे निकलने वाला है क्या है? एक तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल है, डेड स्किन सेल्स और ऑयल का कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाता है? स्मैग्मा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द डेमोग्राफिक साइकिल
इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल में, या डेमोग्राफिक साइकिल है आपकी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, डेमोग्राफिक साइकिल है। अकॉर्डिंग टू दैट क्या है यहाँ पे, हाई स्टेशनरी स्टेज यदि ये शो करती है मतलब कि क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। द डेथ रेट बिगन्स टू डिक्लाइन वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल। लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो जो हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब है वो क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है, न बर्थ रेट तो है लेकिन डेथ रेट नहीं है। देखिए डेमोग्राफिक साइकिल की टोटल 5 स्टेज होती हैं, कितनी, 5। हाई स्टेशनरी, फर्स्ट, सेकंड अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरी लेट एक्सपेंडिंग, चौथी लो स्टेशनरी और पांचवी होती है डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे आप समझिए, बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट भी हाई हो, और यहाँ पर बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट हाई हो, तो ये क्या कहलाएगी यहाँ पे, ये कहलाती है आपकी फर्स्ट स्टेज, हाई स्टेशनरी स्टेज। दूसरी स्टेज में बर्थ रेट तो हाई हो लेकिन डेथ रेट क्या हो, रैपिड फॉल्स रैपिडली, मतलब धीरे धीरे कम हो। फिर बर्थ रेट बहुत लो हो, क्या हो, तीसरी स्टेज क्या है यहाँ पर, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या होगी, कम होगी, और साथ में डेथ रेट भी कम होगी। फिर बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी कम है, मतलब बच्चे भी नहीं हो रहे हैं और जो लोग हैं वो ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगी, चौथी स्टेज। और पांचवी स्टेज में क्या है, येट टू बी सीन, या तो बढ़ सकती है घट सकती है, और जो डेथ रेट है वो कम है, लिटिल चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है टोटल पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडी की जाती है अकॉर्डिंग टू दैट डेमोग्राफिक साइकिल के, तो यहाँ पर बर्थ रेट भी और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है, मतलब कि ये क्या है, हाई स्टेशनरी स्टेज में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज फॉर द पेशेंट हु हैज़। तो हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड, या फिर इम्पेयर्ड आईसाइट। किसके लिए हेमलिच मैन्यूवर अपनाया जाएगा और एब्डोमिनल थ्रस्ट, तो ये यूज़ किया जाएगा ब्लॉक्ड एयरवे के लिए। किसके लिए, ब्लॉक्ड एयरवे के लिए है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अपर एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हेमलिच मैन्यूवर या तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं चोकिंग के लक्षण, या आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट को लेके पूछ सकते हैं। तो यदि इन्फेंट में 1 साल से कम उम्र के बच्चे में बात करें तो घुटने के यहाँ पे रख के आपको करना है, और यदि एडल्ट में बात करें तो यहाँ पर आपका जो एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे पीछे से आपको जाके पकड़ना है। या तो इसको आपकी इमेज आ सकती है, एमपी में इमेज आई थी एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेमलिच मैन्यूवर की, ये कौन सा प्रोसीजर है और किसके लिए परफॉर्म किया जा रहा है, कहलाता है हेमलिच मैन्यूवर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट, एर्थ्रोप्लास्टी। आर्थो वर्ड जहाँ पर भी जुड़े दैट मीन्स क्या है, बोन्स से रिलेट करता हुआ कोई ना कोई यहाँ पर प्रोसीजर है। आर्थ्रो वर्ड और ऑर्थो वर्ड जुड़ता है मतलब बोन से रिलेट करता हुआ प्रोसीजर होने वाला है, और बोन से रिलेट करता हुआ प्रोसीजर यहाँ पर क्या होगा, वो होगा सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। जॉइंट्स के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ऑर्थोप्लास्टी। क्या होगा, ऑर्थोप्लास्टी। एग्जाम में आपको ये आ सकता है, यहाँ पर आपको याद रखना है। ऑर्थोप्लास्टी जब किया जाएगा जब या तो बोन्स में जो स्पेशली जॉइंट्स काम ना कर रहे हों, वहाँ पर हो सकता है कि आर्टिफिशियल जॉइंट जिसको प्रोस्थेसिस कहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, तो वो सभी पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑर्थोप्लास्टी। क्लियर। टॉमी बर्ड करते तो काट दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है किसकी, ऑर्थोप्लास्टी, मतलब फंक्शनिंग में लेके आना है दोबारा से, तो क्या होगा, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या है। ऑप्शन में है आपको बोन्स, एनेमल, सीमेंटम या फिर डेंटाइन। क्या है ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, तो वो होगा यहाँ पर
एनेमल क्या होगा? एनेमल है जो ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है। आपको लगता होगा हड्डियाँ, लेकिन नहीं, एनिमल सबसे स्ट्रॉन्ग है। हड्डियों में तो कुछ टिश्यूज भी होंगे तो जिसके कारण मजबूत रहती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहती हैं, लेकिन उतनी नहीं रहेंगी जितना एनिमल रहेगा। एनिमल सबसे मजबूत पार्ट में, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज एनिमल क्या? दांतों का पार्ट है। किसका? जो टीथ का पार्ट है वो है यहाँ पर एनिमल। नेक्स्ट वन इज rabies is a viral disease that is spread through the animal bites such as a dog. It is caused by the infection of Lyssa virus. It's also known as, देखिए एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेबीज एक वायरल बीमारी है जो कुत्ते जैसे जानवरों के काटने से फैलती है। पॉजिटिव एजेंट है इसका लाइसा वायरस, और इसको किस नाम से जाना जाता है? क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया। फर्स्ट ऑप्शन है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है कि क्लोज्ड स्पेस में जाने से डर लगना, जो बंद जगह हैं वहाँ पर जाने से डर लगना। क्लियर? फिर एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होगा कि जिन लोगों को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है वो। हाइड्रो मतलब जलांतक, फोबिया मतलब होता है डर लगना, और हाइड्रो मतलब होगा वाटर। तो वो क्या है? रेबीज वाले लोगों को वाटर से डर लगता है। इसकी 3 स्टेज होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि रेबीज वाले मरीज को पानी से ही क्यों डर लगता है। जिसको कुत्ता काट देता है तो उसको कहते हैं कि पानी से दूर रखना। क्यों? क्योंकि उनको पानी से डर लगता है। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न भी है। तो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि रेबीज़ जो कि ये क्या है? वायरल डिसीज़ है। याद रखें, रेबीज़ क्या है? वायरल डिसीज़ है। दूसरा इसका कॉज क्या है? लाइजा वायरस। तीसरा होगा कैसे? रैबिट डॉग या फिर रैबिट कैट के बाइट करने के कारण। चौथा इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है नेग्री बॉडीज़। क्या है? नेग्री बॉडीज़। तो वो भी रेबीज़ में ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। पहला रेबीज़ वायरल डिसीज़ है। दूसरा लाइसा वायरस के काटने से होगा, लाइसा वायरस इसका पॉजिटिव वायरल है। तीसरा यहाँ पर जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होगा? तो एक तरीके का जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमन बीइंग में जाएगा। तो क्या है? जो रैबिड एनिमल है जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, उसके बाइट करने से जाएगा। दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। नेग्री बॉडीज़ भी इसी में बनती हैं। किसमें? रेबीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन पॉपुलेशन इज द स्टडी ऑफ। तो ह्यूमन पॉपुलेशन किसकी स्टडी है? मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? फर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता, डेमोक्रेटाइजेशन लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, या फिर डेमोग्राफी क्या कहलाएगा? यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी कहलाएगी क्या? डेमोग्राफी। क्या होगी? डेमोग्राफी। और जो जनगणना है, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी तो हो गई डेमोग्राफी। फिर होता है एक सेंसस। क्या होगा? सेंसस, जिसमें कितनी जनता है वो। नेक्स्ट वन, the pressure that is exerted on the brain tissue by external force such as CSF is known as। CSF मतलब कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसी बाहरी शक्तियों द्वारा मस्तिष्क के ऊतकों पर पड़ने वाला दबाव क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, टाइडल वॉल्यूम, ब्रेन प्रेशर क्या कहलाएगा? जो CSF के थ्रू जो प्रेशर है ब्रेन टिश्यूज पर होगा, एक्सटर्नल फोर्स माना है किसको? CSF को। तो कौन सा प्रेशर है? वो कहलाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्या है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ICP जब बढ़ता है, जब आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो, तो ऐसे केस में ICP का लेवल बढ़ जाता है, हेड इंजरी हुई हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो नॉर्मल ICP होता है एडल्ट में 7 से 10
7 से 15 mm ऑफ Hg और 10 to 20 सेंटीमीटर H2O, ये भी पूछ सकते हैं। 7 to 15 किसमें है? एडल्ट में। बच्चों में होता है 10 mm ऑफ Hg, कितना? 10 mm ऑफ Hg। और इन्फेंट की बात करें मतलब 1 साल तक में तो होगा 7 mm ऑफ Hg तक। क्या है? नॉर्मल ICP है। अब ICP यदि एलिवेट होता है, एलिवेट होने का मतलब है कि 15 से आगे जाएगा। नॉर्मल 15 तक है, लेकिन इससे आगे जाएगा तो माइल्ड रेंज होती है 16 से 20 तक की। 16 to 20 mm ऑफ Hg, मॉडरेट में 21 to 30 mm ऑफ Hg, सीवियर में 31 to 40 mm ऑफ Hg, वेरी सीवियर में 41 एंड अबव। और ऐसे केस में इवन है जो स्ट्रोक भी आ सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है यदि वेरी सीवियर और सीवियर फॉर्म में ICP चला जाए तो। अब ICP यदि बढ़ा हुआ है, ICP बढ़ा हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वो होती है मैनिटॉल। क्या होगी? मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर कंसीडर की जाती है यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। नॉर्मल रेंज और यदि इंक्रीज रेंज है वो दोनों याद रखें, आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच इज अ मूवमेंट ऑफ पर्सन और पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। व्यक्ति या व्यक्तियों का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना क्या कहलाता है? सोशल नॉर्म, सोशल क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या फिर सोशल मोबिलिटी। क्या कहलाएगा? एक पर्सन का दूसरे पर्सन, एक पर्सन या पूरे पर्सन का ग्रुप ऑफ समूह है जो पूरा दूसरी सोशल ग्रुप में जाना, ये कहलाएगा क्या? सोशल मॉर्बिडिटी, सामाजिक गतिशीलता। क्या है? सामाजिक गतिशीलता। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। बॉडी पार्ट्स का अपनी खुद की धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन या फिर रोटेशन। बॉडी पार्ट का अपनी एक सिंगल धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? ना तो एबडक्शन है, ना एडक्शन है, ना एक्सटेंशन, ये कहलाएगा रोटेशन, एक ही पॉइंट पर घूमना। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब को घुमाते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाता है, उसी तरीके से ऑन एक्सिस मतलब अपनी खुद की धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रोटेशन। क्या आपको इजीली समझ में आएगा कि बॉडी अपनी ऑन एक्सिस पे यदि घूमती है तो क्या है? रोटेशन। अब यहाँ पर फ्लेक्शन का मतलब है क्या है? बाहर की तरफ जाना। कैसे? कोई भी बॉडी पार्ट का बाहर की तरफ ले जाना। आप अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं मतलब वो क्या है? फ्लेक्शन है। वापस से पीछे की तरफ लेके आते हैं तो वो क्या है? एक्सटेंशन है, मतलब अंदर की साइड जा रहा है। रोटेशन का मतलब अपनी ऑन एक्सिस पे, जैसे आपका रिस्ट ज्वाइंट हो गया, नेक हो गया, नी ज्वाइंट के यहाँ पे हो गए, जो मूवमेंट है अपनी खुद एक एक्सिस पे घूमते हैं तो वो क्या है? वो कहलाएगा रोटेशन। क्लियर? और जो फ्लेक्शन है यहाँ पर, फ्लेक्शन मतलब बाहर की तरफ कोई भी पार्ट ले जा रहा है, एक्सटेंशन मतलब अंदर की तरफ वापस से लेके आए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म की लेटरल बोन कौन सी है? अग्रबाहु की पार्श्व हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल या फिर ननदी। अब उपयुक्त में से कोई नहीं। लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म मतलब आपका जो हाथ है, फोरआर्म मतलब रिस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है आपका, एल्बो के नीचे से लेकर रिस्ट तक का जो पार्ट है ये कहलाएगा फोरआर्म। और यहाँ की जो हड्डी है वो कौन सी? वो है रेडियस। कौन सी? रेडियस। रेडियस एंड अल्ला जो क्या है? फोरआर्म की बोन्स है। नेक्स्ट वन इज which occurs when the blood volume is reduced by 15 to 25%। तो कौन सा शॉक है जब ब्लड वॉल्यूम 15 से 25% तक कम हो जाता है? सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक तब होगा जब कोई इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम होगी। किसके कारण? सेप्टिक का मतलब ही इन्फेक्शन। क्या है? इन्फेक्शन। एनाफ्लेक्टिक होगा जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए या फिर कुछ मेडिकेशन के कारण, या फिर इस तरीके से कोई कीड़े या फिर स्नेक बाइट, इस तरीके से जो शॉक डेवलप होगा वो कहलाता है एनाफ्लेक्टिक शॉक, जिसमें फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण मेनली होगा। कार्डियोजेनिक का मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई उसके कारण होगा। लेकिन हाइपोवॉलेमिक मतलब वॉल्यूम
क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम से बात की जाए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 से 25% तक कम हो रहा है ब्लड वॉल्यूम, तो वो होगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट इज which are abnormal local dilatation of arteries which vary considerably in size। तो यहाँ पर ये देखिए, एबनॉर्मल लोकल डायलिटेशन होना, आर्टरीज की जो साइज है वो भी डिस्टर्ब होगी, लोकली डायलिटेशन भी होगा, धमनियों का असामान्य स्थानीय विस्तार जो आकार में काफ़ी भिन्न है एज कम्पेयर टू नॉर्मल के। तो क्या है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस, थ्रोम्बोसिस या फिर एन्यूरिज्म। थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट का फॉर्मेशन होना, क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन होना आर्टरी में। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब प्लग का फॉर्मेशन होना, जहाँ पर भी ये प्लग जाके कंपोज हो जाए, इकट्ठा हो जाए, आर्टरी हार्ड हो जाएगी और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बन जाते हैं। आर्थराइटिस का मतलब है कि आर्टरी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। अब बचता है एन्यूरिज्म, जब आर्टरी वीक होती है इसमें वल्जिंग होगी और वो वल्जिंग क्या कहलाती है, एन्यूरिज्म। क्या कहलाएगी, एन्यूरिज्म की गई है, जिसमें ब्रेन में सेरिब्रल आर्टरी का एन्यूरिज्म दिखाया गया है। और कभी कभी एन्यूरिज्म आर्टरी इतनी ज़्यादा वीक पड़ जाएगी कि क्या होगी, रप्चर हो जाती है और जो ब्रेन हेमरेज का रीजन है, जिसको सब आर्कनॉइड हेमरेज भी कह सकते हैं, वो कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब एन्यूरिज्म किसी भी आर्टरी में हो सकता, इवन ये आर्च ऑफ अओर्टा में भी हो सकता है। ये जनरली इसकी जो मेन कॉज है, मेन कॉज का मतलब मेन रीज़न है एन्यूरिज्म के, वो अलग अलग हो सकते हैं। पहला रीज़न तो होता है कि आर्टरी में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो, ब्लड फ्लो हो ना पा रहा हो, तो वो यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है। तो आर्टरीज का वीक होके दूसरी जगह जाके वल्ज होना, वो कहलाता है क्या, एन्यूरिज्म। ये देखिए यहाँ पर इसके रीजन हो सकते हैं, स्मोकिंग के कारण हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड ज़्यादा बढ़ने के कारण हो सकती है, ओल्ड एज में हो सकती है, कभी कभी जीन म्यूटेशन के कारण भी हो सकती है। मेन रीज़न होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब प्लग फॉर्मेशन के कारण प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा आर्टरी पर, ब्लड फ्लो के लिए वो उतना हो नहीं पाएगा और आर्टरी दूसरी जगह जाके वल्ज हो जाएगी। तो एन्यूरिज्म इस तरीके से होगी। लेकिन जब डिसेक्शन मतलब जो बड़ा हुआ पार्ट है उसको कट करके स्टिच कर दिया जाएगा तो वो कहलाता है डिसेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन कौन सा है। मानवीय शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। ऑप्शन में कहा गया है स्प्लीन, किडनी, लीवर या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे बड़े लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन की बात की जा रही है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, किसका, आरबीसी का। ग्रेवयार्ड मतलब कि स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानी जाती है आरबीसी के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन कौन सा है, वो होगा यहाँ पर प्लीहा और स्प्लीन। नेक्स्ट इज विच इज़ अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। तो यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन कौन सा है, यूरेथ्रा, यूट्रस या फिर यूट्राइन कैनाल। क्या है यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होगा यूट्रस और गर्भाशय। फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन कैनाल या फिर ओविडक्ट जिसको कहा जाता है, वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब को कहा जाता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इसको आप नहीं कह सकते, इसको फर्टिलाइजेशन ऑर्गन कह सकते हैं। तो ये क्या है, यूट्रस और गर्भाशय। नेक्स्ट इज, आपको एक और क्वेश्चन आता है कि पेयर में कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो वो है ओवरी, और मेल में पूछें तो वो होगी टेस्टिस। ये एग्जाम में आपको आ सकता है, अभी रिसेंट में आया भी था झारखंड में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी है, मेसेटर, सार्टोरियस, वास्टस लेटरलिस या फिर वास्टस फीमोरिस। सबसे स्ट्रॉन्ग मसल की बात की जा रही है, कौन सी है, तो वह मेसेटर मसल्स और जॉ मसल्स। कौन सी, जॉ मसल और मेसेटर मसल्स, जो आप चबाने में आपके जबड़ों के यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो सबसे मजबूत मसल्स में मानी जाती हैं।
नेक्स्ट वन इज विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो मलेरिया की यदि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, मलेरिया गंभीर है, तो कौन सी दवा यूज की जाएगी? क्विनिन, आर्टिसोनेट, प्राइमाक्विन या फिर क्लोरोक्विन। आपने पढ़ा था कि ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन। लेकिन मलेरिया यदि सीवियर है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो कंबाइंड मेथड यूज़ की जाती है, वो है आर्टिसोनेट। क्या है? आर्टिसोनेट मेथड है जो अपनाई जाती है। ये बच्चों में पीडियाट्रिक्स में केस में ओरली भी अवेलेबल होती है, मोस्ट ऑफ दी आईवी रूट से भी दी जाती है, अदर मेडिकेशन के मलेरिया की कंपेयर करें तो, और आईएम भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए डीओसी पूछे तो क्या? आर्टिसोनेट ईथर। नेम आ नॉन स्टिमुलेंट ड्रग with norepinephrine reuptake block action that is known to be used in the treatment of ADHD। कौन सी मेडिसिन है जो ADHD के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है? मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए भी यूज की जाती है, और जो कि NSAID ड्रग में कंसीडर की जाती। नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर एजेंट है वो। एटोमॉक्सिटिन, डेक्सामेफेटामाइन, मिथाइलफेनिडेट या फिर पिमोजिड। कौन सी मेडिकेशन है यहाँ पर? नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, ADHD को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो उस मेडिसिन का नाम है एटोमॉक्सिटिन। क्या है? एटमॉक्सिटिन और एटोमैक्सिटिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। किसके लिए? ADHD के लिए भी, और नॉन स्टिमुलेंट नॉन एपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स ड्रग है। नेक्स्ट वन इज a client Mr. Raja Sethi who has been receiving urokinase has a large bloody bowel movement. What nursing action would be best for the nurse to take immediately? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेशेंट है, उनको यूरोकाइनेज मेडिकेशन दी गई है, अब उनको आफ्टर दैट लार्ज ब्लडी बाउल मूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है बाउल से। अब यहाँ पर एज ए नर्स आप क्या करेंगे? एडमिनिस्टर विटामिन के IM, डिसकंटिन्यू द यूरोकाइनेज, रिड्यूस द यूरोकाइनेज एंड एडमिनिस्टर हेपेरिन, स्टॉप द यूरोकाइनेज, नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर अमीकेयर। क्या करेंगे आप? मरीज को यूरोकाइनेज दिया जा रहा है, आफ्टर यूरोकाइनेज के बाद उसको क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तो यूरोकाइनेज क्या है? जनरली फाइब्रिन क्लॉट्स को, इसका जो फाइब्रोलाइटिक रोल प्ले करेगी एक तरीके से हम कहें तो। लेकिन जब ये यहाँ पर इतना इसका जो साइड इफेक्ट हो जाए, जो फाइब्रो क्लॉट बनेगी उनको डिजोल्व करेगी, लेकिन एक क्लॉट जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का काम करने लगे, तो ऐसे केस में आपको मेडिसिन स्टॉप करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, और जो इसका एंटीडोट है अमीकार, क्या है? अमीकार, इसको प्रिपेयर करके रखना है। यूरोकाइनेज इज अ थ्रोम्बोलाइटिक यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अ क्लॉट फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। किसी भी आर्टरी में क्लॉट बना हुआ है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या? यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं, यूरोकाइनेज या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं, मतलब कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब इस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का जो मोड ऑफ एक्शन होता है कि जो क्लॉट बना हुआ है उसको डिसॉल्व करना है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे केस में मेडिसिन स्टॉप करके तुरंत ही आपको एंटीडोट रेडी रखना है, और वो एंटीडोट यहाँ पर क्या है? अमीका। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के फॉलिक एसिड की कितनी दैनिक खुराक दी जाती है? पर डे कितना फॉलिक एसिड दिया जाएगा? तो एज सून एज आप कंसीव करना चाहते हैं, तो जैसे ही पता चले कि प्रेग्नेंट हैं तो फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट किया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबसे पहले बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब है वही बनती है। अब उसके डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में है, लेकिन उतना नहीं है जितना उसके लिए ज़रूरी है, तो बाहर से दिया जाता है। पर डे की बात करें हम तो वो होगा 400 mcg। यदि आपने
प्रेगनेंसी के इनिशियल टाइम पर ही दे दिया जब न्यूरल कॉर्ड बनती है, तो यहाँ पर 400 mcg डेली दिया जाएगा। यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, यदि बात करें कि AFP रहता है, अल्फा फीटोप्रोटीन रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाए तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा वो यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और जो एंटी स्कैनिंग की जाती है इसी को डायग्नोस करने के लिए होती है 11वें से 14वें वीक की प्रेगनेंसी में। 13th वीक एंड 6 डेज कंसीडर किए जाते हैं, या फिर 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी। जो यहाँ पर एक स्कैनिंग होती है शुरुआत में ही, एनुअली स्कैनिंग, उसमें यही पता किया जाता है कि यदि लेवल कम है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और जो एंटी स्कैनिंग पूछें तो यहाँ पर वो क्या होगा, एंटी स्कैनिंग में पता चलेगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ फीटल एनोमली डेवलप तो नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज which of the following vaccine is recommended for a pregnant woman to protect both the mother and the newborn from influenza? कौन सी वैक्सीन दी जाएगी माँ और बच्चे दोनों को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए? माँ और नवजात शिशु दोनों को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाने की सिफारिश की जाती है? मीजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला, टिटनेस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, इनएक्टिवेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो यहाँ पर जो वैक्सीन दी जाएगी इन्फ्लुएंजा के लिए, MMR तो दी ही नहीं जाती, ना चिकन पॉक्स दी जाती है। जो दी जाएगी वो होगी यहाँ पर क्या, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसको फ्लू शॉट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, तो फ्लू शॉट की बात हो गई, बच्चे और माँ दोनों न्यूबॉर्न बेबी को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए दी जाएगी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी को, जिससे माँ बच्चे दोनों हैं जो सेफ रहें, प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगी। अब यहाँ पर एक आता है कि कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती प्रेगनेंसी में, वो रूबेला। दूसरा आता है कि जिन बच्चों को फिट्स के, कन्वल्जन्स के प्रॉब्लम है तो कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं, वो है पर्ट्यूसिस वैक्सीन। क्लियर। अब एक ऐसी ओनली वैक्सीन है जो नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है। तो पहले तो एक ही बस हम कहते थे इन्फ्लुएंजा, बट जो आधार पूनावाला की जो यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड जो जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने कोविड का एक नेजल वैक्सीन भी शुरू की है, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तीसरी चीज़, ऐसी कौन सी डिसीज़ है, सॉरी ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो माँ को वैक्सीन लगने से बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकती है? तो फ्लू शॉट के अलावा वो है TT वैक्सीन। कौन सी? TT वैक्सीन 2 शॉट है जो दिए जाते हैं और 1 महीने का गैप देके। नेक्स्ट वन, which of the following condition is a severe form of high blood pressure that can occur during pregnancy and can be life threatening for both the mother and the baby? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उक्त रक्तचाप का एक गंभीर रूप है जो गर्भावस्था के दौरान हो सकती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए जीवन को खतरा भी हो सकती है? तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, हाई ब्लड शुगर, प्री एक्लेम्सिया, BP, proteinuria, blood vision, eclampsia, convulsions, ectopic pregnancy other than uterus, fallopian tube, placenta previa, lower segment uterus। तो यहाँ पर ये देखिए, इवन पूरा डिटेल में भी बता दिए हैं पूरे चारों ऑप्शन की जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला शुगर लेवल। क्या है? प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला शुगर लेवल। आफ्टर दैट डिलीवरी के बाद ये अपने आप सबसाइड होने लगता है। दूसरी चीज़ प्री एक्लेम्सिया मतलब हाई BP होना, प्रोटीन यूरिया, ब्लड विजन। आफ्टर दैट इसके बाद प्री एक्लेम्सिया के बाद एक्लेम्सिया की स्टेज आती है, उसमें आने लगते हैं कन्वल्जन्स। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन है वो अदर देन यूट्रस के हो जाए, जनरली होता है फैलोपियन ट्यूब में। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है प्लेसेंटा का लोअर सेगमेंट में आ जाना, सर्वाइकल उसको पूरे तरीके से कवर कर जाना। क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशन कहा है कि हाई BP की है जो प्रेगनेंसी में होगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी माँ बच्चे दोनों के लिए। तो वो क्या है? वो होगी आपकी प्री एक्लेम्सिया। क्या होगी? प्री एक्लेम्सिया। और इसके लिए जो DOC यदि पूछते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, तो वो है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट।
अभी एग्जाम में मैग्नीशियम सल्फेट का साइड इफेक्ट पूछा गया था, नॉरसेट का जो प्री एग्जाम हुआ है उसमें। तो इसका साइड इफेक्ट मोस्टली ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है, लेकिन सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ को मतलब गर्भाशय में ही बच्चे के मरने को रोकने से के लिए, मृत शिशु के जन्म के जोखिम को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान सोने की अनुशंसित स्थिति क्या है? ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ऑन द बैक, या फिर ऑन द स्टमक। किस साइड सोना चाहिए प्रेगनेंसी में ताकि बच्चे को हार्म ना पहुँचे? तो होगा लेफ्ट साइड। क्या होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सोने से जो बच्चे को प्लेसेंटा है ना तो वो प्रेस होगा ना बच्चा प्रेस होगा। यदि राइट साइड सोते हैं तो बच्चे के ऊपर भी आपका भार पड़ेगा, तो ऐसे में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। लेफ्ट साइड सोना है जो सबसे सेफ माना जाता है, स्पेशली 5th और 6th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद से। यदि आप स्ट्रेट सोते हैं तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। राइट साइड सोएंगे तो बच्चे को हार्म हो सकता है, तो आप लेफ्ट साइड है जो सोइए। नेक्स्ट वन इज What is the reason behind to given stool softener after vaginal delivery of women? तो वेजाइनल डिलीवरी के बाद वुमेन को स्टूल सॉफ्टनर क्यों दिए जाते हैं? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, इट प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर्स एपिजियोटोमी टीयर्स, या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्रस। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो भी डिलीवरी के टाइम पर, आफ्टर डिलीवरी नहीं। आफ्टर डिलीवरी यदि पीपीएच की कंडीशन हो रही है तब देते हैं। वेजाइनल डिलीवरी के बाद वुमेन को स्टूल सॉफ्टनर देने का जो रीज़न है वो होता है स्ट्रेनिंग को प्रिवेंट करना। एनल मसल्स, जो मसल्स हैं, एनल्स की मसल्स हैं, वो भी वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती हैं, जिसके कारण वहाँ पे स्ट्रेनिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? स्टूल सॉफ्टनर देंगे, या फिर ऐसी डाइट्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो कॉन्स्टिपेशन, ना एनल मसल पर प्रेशर पड़े और ना ही स्ट्रेनिंग हो। Which of the following is a vital sign that should be closely monitored during labor and delivery to assess the maternal health? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है जिसकी मातृ स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए प्रसव और प्रसव के दौरान बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल, या फिर रेस्पिरेटरी रेट। किसके लिए आपको सबसे पहले मॉनिटर करना है? तो यहाँ पर आपका जो मॉनिटर तो चारों चीज़ें करनी है, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल तो आप प्रेगनेंसी के पहले चेक कर सकते हैं कि कितना क्या है, यदि ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं ब्लड को। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी, रेस्पिरेटरी रेट भी, आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बीपी यदि बढ़ गया लेबर के टाइम पर, बीपी लेबर के टाइम पर बढ़ गया तो ना आप शुगर लेवल मैनेज कर पाएंगे, ना हीमोग्लोबिन लेवल ना रेस्पिरेटरी रेट मैनेज हो पाएगी। बीपी बढ़ा मतलब एक्लेम्सिया हो गया, एक्लेम्सिया हुआ तो बच्चे को भी प्रॉब्लम्स होगी, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। इवन कुछ केस में यदि हाई बीपी की प्रॉब्लम डिलीवरी के टाइम पे होती है तो जो स्टिल बर्थ बेबी है, मतलब यूट्रस में ही बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहना। इसीलिए आप इवन जितने भी चेकअप के लिए जाते हैं आपका बीपी ज़रूर चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल तो चेक होगा ही, लेकिन बीपी ज़्यादा चेक किया जाता है इवन डिलीवरी रूम में तक। तो यहाँ पर वो क्या होगा, इसलिए कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ना ही माँ के लिए प्रॉब्लम हो। एक बार बीपी बढ़ा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर व्हेन द प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली कवर्स द सर्विक्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द बेबीज एग्जिट फ्रॉम द यूट्रस। निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता तब हो सकती है जब नाल आंशिक रूप से या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेती है, इससे बच्चे के गर्भाशय से बाहर निकलने में बाधा आती है? प्रीएक्लेम्सिया में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, प्लेसेंटा प्रीविया में, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? कौन से केस में होगा कि प्लेसेंटा पार्शियली या फिर कंप्लीट तरीके से इनर सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए, पहले बच्चा बाहर आता है फिर प्लेसेंटा, लेकिन ऐसे केस में पहले प्लेसेंटा जो सर्विक्स को कवर कर जाएगा, और ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, फिर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो यूट्रस
से बाहर आने, बच्चा कैसे बाहर आएगा? जब सर्वाइकल उसको कवर कर जाएगा प्लेसेंटा, तो वो प्रॉब्लम कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। और इसका साइन होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग किसका क्लासिकल साइन है, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पर इम्प्लांटेशन भी होने के चांसेस 80% तक होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर लेवल होना। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड ऑफ फीडिंग न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ टू प्रमोट ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान नवजात शिशुओं को क्या खिलाने की विधि है जो करी जाएगी? फॉर्मूला फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग। तो यहाँ पर ओनली न्यूबॉर्न बेबी के लिए पहले 6 महीने की बात की जा रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को अदर देन ब्रेस्ट मिल्क के कुछ भी खिलाना स्टार्ट करना, और जनरली उसके लिए ड्यूरेशन होता है 6 months के बाद। लेकिन ये क्या है? ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन इसके कुछ भी नहीं। तो क्या है? 6 महीने के लिए फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, तो क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अदर देन कुछ भी नहीं। आफ्टर 6 months की एज बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को आप 2 साल तक पिला सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। लेकिन यदि बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो उसके लिए प्रेफर किया जाएगा ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एज कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग के। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग के। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन characterized by high blood sugar level in pregnant women who have not previously been diagnosed with diabetes? तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें वुमेन है जो पहले कभी उसको डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है, लेकिन प्रेगनेंसी में उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है? तो क्या प्री एक्लैम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एक्लैम्सिया या फिर प्रीटर्म लेबर, क्या कहलाए गए? तो यहाँ पर ये कहलाएगा जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर लेवल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल क्या कहलाएगा? जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्री एक्लैम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, जब इसके साथ कन्वर्जन आ जाए तो वो होता है एक्लैम्सिया। प्रीटर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 कंप्लीटिंग वीक, तो बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कि जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर वो है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन? क्या टर्म यूज़ किया जाएगा कि प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले ही जो कंसीव किया हुआ मटेरियल है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए? प्रीटर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बता चुके आपको। स्टिल बर्थ का मतलब है कि फीटस की डेथ होना, फीटस डेथ इन यूट्रस। प्रीटर्म बर्थ का मतलब है कि बिफोर 37 वीक्स की डिलीवरी हो जाना बच्चे की, तो क्या है? प्रीटर्म बर्थ है। तो यहाँ पर मिसकैरेज का मतलब है क्या कि जो 20 वीक के जेस्टेशनल पीरियड ही हुआ है और इसमें जितना भी कंसीव किया हो मटेरियल अबॉर्ट हो जाए वो कहलाता है मिसकैरेज और अबॉर्शन। अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 1971 के 20 वीक का अबॉर्शन है जो किया जा सकता है। अमेंडमेंट एक्ट कहता है 24 वीक का। नेक्स्ट वन इज, हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन द टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर? टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में कितनी स्टेज होंगी? प्रसव की सामान्य प्रगति में कितने चरण होते हैं? 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या फिर 5 स्टेज? तो टोटल 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जिसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होने से लेके यहाँ पे देखिए तो टोटल कितनी स्टेज होंगी? 4। फर्स्ट स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दूसरी होती है फीटल एक्सपल्सन
क्या है, फीटल एक्सपल्सन स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है यहाँ पर प्लेसेंटल एक्सपल्सन, जिसमें प्लेसेंटा बाहर आएगा और ये कहलाती है थर्ड स्टेज। और चौथी होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। क्या है, ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसको कहते हैं फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट कैसे होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू सर्वाइकल डायलिटेशन, जो कि 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है। फिर आती है फीटल एक्सपल्सन, यदि पूछे कब से स्टार्ट होती है तो ये कंसीडर की जाती है सर्वाइकल डायलिटेशन टू फीटल एक्सपल्सन तक। फिर यहाँ पे आपकी आती है तीसरी स्टेज, इसमें कहा जाता है कि फीटल एक्सपल्सन से लेके जो प्लेसेंटा एक्सपल्सन है वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी कौन सी, तीसरी स्टेज। चौथी होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो सर्वाइकल डायलिटेशन में जो कॉन्ट्रैक्शन यदि प्रॉपर आ रहे हैं और ड्यूरेशन दिया जाता है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वाली मदर है, फर्स्ट डिलीवरी हो रही है, उसमें लेबर पेन आते हैं, लेबर पेन आएंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और सर्विक्स फुली डायलेट होगी, तो वो स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दूसरी स्टेज में क्या होगा, बेबी बाहर आएगा, इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी स्टेज में फीटल एक्सपल्सन से बाद से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो प्लेसेंटल स्टेज है, मतलब कि थर्ड स्टेज है यहाँ पर, यदि इनकेस इफ प्लेसेंटा है जो 30 मिनट तक, कितना, 30 मिनट तक बाहर नहीं आया, प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, तब इसको क्या कहा जाता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहा जाएगा, रिटेन्ड प्लेसेंटा। और ऐसे केस में मैनुअली और फंडल मसाज से है जो प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। याद रखें, जनरली 15 मिनट के बच्चे के बाहर आने के बाद, फीटस के बाहर आने के बाद विदिन 15 मिनट में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। प्रीमी में 15, जो मल्टीपैरा है उसमें 5 मिनट में ही आ जाता है, लेकिन अब 30 मिनट तक नहीं आ पाता, तब कंसीडर किया जाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा सेकेंडरी कॉज है पीपीएच के लिए। फर्स्ट कॉज है यूट्राइन एटोनिसिटी, दूसरा कॉज है रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्लियर? आई होप आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द सर्विक्स डायलेट एंड डिफास अलाउइंग द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल। प्रसव के किस चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की फैल जाती है और सूख जाती है? फर्स्ट, जिससे शिशु को जन्म के बाहर आने की अनुमति मिलती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज, जस्ट हमने अभी पढ़ा। इफासमेंट का मतलब होता है कि सर्विक्स डायलिटेशन के बाद इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है कि दिखती ही नहीं है, उसको कहते हैं हम इफासमेंट। सर्विक्स का इनविजिबल होना क्या कहलाएगा, ड्यूरिंग द सर्वाइकल डायलिटेशन, ये कहलाता है इफासमेंट। इतनी थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी कि सर्विक्स दिखेगी ही नहीं। फिर यहाँ पर जो बच्चे का यहाँ पे बाहर करने वाली स्टेज है वो क्या है, वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सॉरी, पूरे तरीके से जो सर्विक्स डायलेट होगी वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट स्टेज। विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन। कौन सी स्टेज है लेबर की, प्रसव की, जिसमें प्लेसेंटा और झिल्लियों का बाहर आना है जो कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो कौन सी स्टेज में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर आते हैं, तो वो है यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। प्लेसेंटा एक्सपल्सन के साइन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो 4 कार्डिनल साइन कंसीडर किए जाते हैं। पहला, फ्रेश शो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, ब्लडी शो और गस ऑफ वेजाइनल ब्लड। दूसरा, फंडस ऑफ द यूट्रस राइसेस अप टू द यूट्रस, बिकम्स फर्म्स एंड ग्लोबुलर। पहला याद रखें, वेजाइनल गस ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा, ग्लोबुलर शेप ऑफ यूट्रस। तीसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग आउटसाइड द वेजाइना। फोर्थ है यहाँ पर, कॉर्ड डज नॉट रिट्रैक्ट व्हेन प्रेस द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, बट कॉर्ड है जो रिट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये क्या है, प्लेसेंटल सेपरेशन के 4 कार्डिनल साइन है, एग्जाम में आपको आते हैं, 100% आते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिनिंग आउट ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने का वर्णन करने के लिए किस चिकित्सीय शब्द का उपयोग किया जाता है? सर्वाइकल एफासमेंट, सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल प्रेजेंटेशन या फिर सर्वाइकल एंगेजमेंट? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन ANM, GNM, UPPSC या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।